नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तैयारी में। हम आपको यहाँ पर एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाते हैं, वो भी कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम्स की तैयारी होती है। तो हम जानेंगे अपने आज बिहार के इतिहास के बारे में। जी हाँ, आज की वीडियो में हम जानेंगे बिहार का इतिहास, पूरा आपका इतिहास जानेंगे। इसका प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास के बारे में हम आज जानेंगे। तो इससे हमने पिछले वीडियो में जाना था झारखंड के बारे में, झारखंड के इतिहास के बारे में सब कुछ जाना था। तो आज के हम विषय में जानेंगे बिहार का इतिहास। आज का हमारा टॉपिक है। चलिए देख लेते हैं कि बिहार का इतिहास में क्या जानना है हमें। देख लेते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पर कि बिहार जो है भारत के उत्तर भाग में स्थित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक राज्य है और इसकी राजधानी पटना है। जी हाँ, बिहार भारत के उत्तर भाग में स्थित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक राज्य है और इसकी राजधानी पटना है। बिहार की राजधानी कहाँ है? तो पटना है। आपका जो बिहार से जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, जो बिहार में आपके बिहार पुलिस जितने भी एग्ज़ाम्स हो गए, सारे एग्ज़ाम में आपके ये मोस्टली इंपॉर्टेंट है। तो आप अपने पेन और कॉपी लेकर बैठ जाएं और उसे नोट करते चलें। चलिए देख लेते हैं आगे कि बिहार के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश स्थित है। ये आपको याद रखना है कि आपसे पूछ दिया जा सकता है कि बिहार के उत्तर में कौन सा देश है या कौन सा राज्य है, और दक्षिण में कौन सा राज्य है, पूर्व में कौन सा राज्य है। ये सभी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आप नोट करते चलें। चलिए देख लेते हैं आगे कि बिहार नाम का प्रादुर्भाव बौद्ध सन्यासियों के ठहरने के स्थान बिहार शब्द से हुआ। जी हाँ, बिहार नाम का प्रादुर्भाव बौद्ध सन्यासियों के ठहरने के स्थान विहार शब्द से हुआ, जिससे विहार के स्थान पर इसके अपभ्रंश रूप बिहार से संबोधित किया जाता है। जी हाँ, इसे विहार के स्थान पर इसके अपभ्रंश रूप बिहार से संबोधित किया जाता है। यह क्षेत्र गंगा नदी तथा उसकी सहायक नदियों के उपजाऊ मैदानों में बसा है। जी हाँ, अब आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आपका गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। अब आगे देख लेते हैं, प्राचीन काल में विशाल साम्राज्यों का गढ़ रहा है यह प्रदेश। जी हाँ, प्राचीन काल में विशाल साम्राज्य का गढ़ रहा है यह प्रदेश, और वर्तमान में देश की अर्थव्यवस्था के सामान्य योगदाताओं से बनकर रह गया है। वर्तमान में देश की अर्थव्यवस्था के सामान्य योगदाताओं में से एक बनकर रह गया है बिहार। चलिए देख लेते हैं आगे लिखा हुआ है कि सन 1936 ईस्वी में और सन 2000 ईस्वी में, आपका देखिए सन 1936 ईस्वी में उड़ीसा से और सन 2000 ईस्वी में झारखंड के अलग हो जाने से बिहार ने कृषि के दम पर और अपने मेधा को लेकर उन्नति की है। बिहार ने उन्नति कैसे की है? तो कृषि के दम पर और अपने मेधा को लेकर उन्नति की है। हम आगे देखते हैं, आईआईटी और संघ लोक सेवा आयोग जैसे कठिन परीक्षा में लगभग हर बार बिहार के प्रतिभागी शिखर पर होते हैं। जी हाँ, बिहार के जो बच्चे हैं वो शिखर पर होते हैं, चाहे वो आईआईटी के एग्जाम्स हो या फिर संघ लोक सेवा आयोग का जैसे कठिन परीक्षा हो। चलिए देख लेते हैं आगे। एक और हमारा टॉपिक है, इसमें लाइन है कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार वर्तमान में कौन सा राज्य है? तो वो 13वां राज्य है, जो कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार वर्तमान में 13वां राज्य है। देखिए, हम आपको एमसीक्यू भी प्रोवाइड करेंगे, आपके लिए 1 वर्ड क्वेश्चन भी लाएंगे कि पहले हम टॉपिक को ख़त्म करते हैं। चलिए देख लेते हैं आगे कि इतिहास। अब बिहार का हम इतिहास जानते हैं। तो बिहार का प्राचीन नाम मगध है। बिहार का प्राचीन नाम क्या है? तो मगध है, और जिसकी राजधानी प्राचीन में राजगीर थी। बिहार का प्राचीन नाम मगध है और इसकी प्राचीन राजधानी राजगीर थी, और बिहार की वर्तमान राजधानी पटना का ऐतिहासिक नाम पाटलिपुत्र है। जी हाँ, आपसे एग्जाम में यही पूछे जा सकते हैं कि पाटलिपुत्र किसका ऐतिहासिक नाम है? तो पटना का पाटलिपुत्र जो है ऐतिहासिक नाम है।
आगे देखते हैं कि मगध साम्राज्य के महाप्रतापी राजा जरासंध हुए थे। राजा जरासंध कौन थे? तो मगध साम्राज्य के महाप्रतापी राजा थे। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं, हम प्राचीन काल से शुरू करते हैं। प्राचीन काल, तो यहाँ लिखा हुआ है कि सारण जिले में गंगा नदी के उत्तरी किनारे पर चिरांद नवपाषाण युग लगभग 4500 से लेकर 2345 ईसा पूर्व और ताम्र युग 2345 से लेकर 1726 ईसा पूर्व में एक पुरातात्विक रिकॉर्ड है। अब वो रिकॉर्ड क्या है? तो बिहार के क्षेत्र जैसे मगध, मिथिला और अंग धार्मिक ग्रंथों और प्राचीन भारत के महाकाव्यों में वर्णित है। चलिए अब आगे देखते हैं कि मिथिला को पहली बार इंडो आर्यन लोगों ने विदेह साम्राज्य की स्थापना के बाद प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। किसने प्रतिष्ठा प्राप्त की थी? तो मिथिला को पहली बार इंडो आर्यन लोगों ने। किसने? तो यहाँ लिखा हुआ कि इंडो आर्यन लोगों ने विदेह साम्राज्य की स्थापना के बाद प्रतिष्ठा प्राप्त की। चलिए अब आगे देखते हैं कि देर वैदिक काल कब से था? तो 1600 से लेकर 1100 ईसा पूर्व में के दौरान विदेह दक्षिण एशिया के प्रमुख राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्रों में से एक बन गया, कुरु और पांचाल के साथ। किसके साथ में? तो कुरु और पांचाल के साथ में। देखिए लिखा हुआ है कुरु और पांचाल के साथ में। चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे लिखा हुआ है कि विदेहा साम्राज्य के राजा यहाँ जनक कहलाते थे। कौन कहलाते थे? तो विदेहा साम्राज्य के राजा यहाँ जनक कहलाते थे। और मिथिला के जनक की पुत्री एक थी सीता। जी हाँ, मिथिला के जनक की पुत्री कौन थी? तो सीता थी, जिसका वाल्मीकि द्वारा लिखी जाने वाली हिंदू महाकाव्य, कौन सी महाकाव्य? हिंदू महाकाव्य रामायण में। किस में? तो रामायण में भगवान राम की पत्नी के रूप में वर्णित है। जी हाँ, सीता जी जो हैं बिहार के मिथिला की थी। चलिए अब आगे देख लेते हैं। तो बाद में विदेह राज्य के वाजिशी शहर में अपनी राजधानी था जो वज्जी समझौता में शामिल हो गया था, जो कि मिथिला में भी है। अब आगे देखते हैं। वज्जी के पास एक रिपब्लिकन शासन था जहां राजाओं की संख्या से चुने गए थे। आगे देखते हैं। जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथों से मिली जानकारी के आधार पर वज्जी को 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से गणराज्य के रूप में स्थापित किया गया था। किसे स्थापित किया गया था? तो ईसा पूर्व गणराज्य के रूप में स्थापित किया गया था वज्जी को 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। किस ईसा पूर्व में? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। अब आगे देख लेते हैं कि गौतम बुद्ध के जन्म से पहले 563 ईसा पूर्व में यह दुनिया का पहला गणतंत्र था, जो कि बिहार था। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार भगवान महावीर का जन्म वैशाली में हुआ था, जो कि आपका बिहार में पड़ता है। कहाँ पर? तो वैशाली में किसका जन्म हुआ था? तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार भगवान महावीर का। अब आगे देख लेते हैं। आधुनिक पश्चिमी बिहार के क्षेत्र में मगध 1000 वर्षों के लिए भारत में शक्ति, शिक्षा और संस्कृति का केंद्र बने। ऋग वैदिक काल में यह बृहद्रथ वंश का शासन था। किसका शासन था? तो ऋग वैदिक काल में यहाँ पर बृहद्रथ वंश का शासक था, जो कि शासन था। अब आगे देख लेते हैं। सन 684 ईसा पूर्व में स्थापित हर्यंक वंश राजगृह की आधुनिक राजगीर के नाम से जाना जाता है कि शहर से मगध पर शासन किया। अब आगे देख लेते हैं। शासन किया गया था, जो कि अभी राजगीर के नाम से जाना जाता है। और इस वंश के 2 प्रसिद्ध राजा बिंबिसार और उनके बेटे अजातशत्रु थे।
कौन थे उनके बेटे बिंबिसार के? तो अजातशत्रु थे, जिन्होंने अपने पिता को सिंहासन पर चढ़ने के लिए कैद कर दिया था। पिता को सिंहासन पर चढ़ने के लिए कैद कर दिया था। और अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की, जो बाद में मगध की राजधानी बन गई थी। कौन थी? तो पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र किसका नाम है? तो आपका पटना का, जो कि बिहार का नाम है। चलिए आगे देख लेते हैं। इन्होंने युद्ध की घोषणा की और बाजी को जीत लिया। युद्ध की घोषणा भी की थी और बाजी को जीत लिया। हिरुआ वंश के बाद शिशुनाग वंश का पीछा किया था और बाद में नंद वंश ने बंगाल से पंजाब तक फैले विशाल साम्राज्य पर शासन किया। किसने किया शासन? तो नंद वंश ने बंगाल से पंजाब तक फैले विशाल साम्राज्य पर शासन किया था। अब आगे देख लेते हैं। भारत की पहली साम्राज्य मौर्य साम्राज्य द्वारा नंद वंश को बदल दिया गया था। जी हाँ, नंद वंश को किसके द्वारा बदल दिया गया था? तो मौर्य साम्राज्य के द्वारा नंद वंश को बदल दिया गया था। देखिए एक एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट, एक एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से सुने और नोट करते चले। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप इसे नोट करते चलें। चलिए आगे देख लेते हैं। मौर्य साम्राज्य और बौद्ध धर्म का इस क्षेत्र में उभार रहा है, जो अब आधुनिक बिहार को बना देता है। और आगे देख लेते हैं। 325 ईसा पूर्व में मगध से उत्पन्न मौर्य साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया था, जो मगध में पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे? तो मगध में। और इसकी पाटलिपुत्र आधुनिक, जो कि पटना में इसकी राजधानी है। कहाँ पर इसकी राजधानी है? तो पटना इसकी राजधानी है। अब मौर्य सम्राट अशोक जो पाटलिपुत्र, जो कि वहाँ पर पैदा हुए थे, पाटलिपुत्र में पैदा हुए थे। अशोक कहाँ पैदा हुए थे? पाटलिपुत्र अभी किसके नाम से जाना जाता है? तो पटना के नाम से जाना जाता है। अब आगे देख लेते हैं। को दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ा शासक माना जाता है। दुनिया में इतिहास का सबसे बड़ा शासक कौन था? वो था अशोक, मौर्य सम्राट अशोक। मौर्य साम्राज्य भारत की आज तक की सबसे बड़ी साम्राज्य थी। भारत की सबसे बड़ी साम्राज्य कौन सी थी? तो मौर्य साम्राज्य। आपके एग्जाम्स में जरूर आएंगे सवाल कि भारत की सबसे बड़ी साम्राज्य कौन सी थी और सबसे बड़ा शासक कौन था? तो सबसे बड़ी साम्राज्य मौर्य साम्राज्य थी और शासक सम्राट अशोक था। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि शासक माना जाता है और सबसे बड़ी साम्राज्य थी, और यह पश्चिम में ईरान से लेकर पूर्व में बर्मा तक और उत्तर में मध्य एशिया से लेकर दक्षिण में श्रीलंका तक पूरा भारतवर्ष में फैला था। पूरा भारतवर्ष में अशोक का नाम फैला हुआ था। और इस साम्राज्य के पहले राजा चंद्रगुप्त मौर्य ने कई ग्रीक सत्राप को हराकर अफगानिस्तान के हिस्से को जीत लिया था। अफगानिस्तान के हिस्से को राजा चंद्रगुप्त मौर्य ने जीत लिया था। अब आगे देख लेते हैं। इनकी सबसे बड़ी विजय ग्रीस से पश्चिमी एशिया तक के यूनानी राजा सेलेक्यूस निकेटर को हराकर पर्शिया का बड़ा हिस्सा जीत लिया था और संधि में यूनानी राजकुमारी हेलेन से विवाह किए, जो कि सेलेक्यूस निकेटर की पुत्री थी। राजकुमारी हेलेन किसकी पुत्री थी? तो सेलेक्यूस निकेटर की पुत्री थी। अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा बता दिया कि पुत्री थी और हमेशा के लिए यूनानियों को भारत से बाहर रखा। जी हाँ, हमेशा के लिए यूनानियों को भारत से बाहर रखा। इनके प्रधानमंत्री चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। चाणक्य ने किसकी रचना की थी? तो अर्थशास्त्र की रचना की थी, जो कि इनके गुरु और मार्गदर्शक थे। गुरु और मार्गदर्शक किसके थे? तो आपका चाणक्य जो थे, आपका यहाँ पे मैंने बताया चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि यहाँ पे आपका मैंने बताया अशोक के जो आपका पिता हैं उनके वो थे
गुरु थे, जो कि यहाँ लिखा हुआ है कि अशोक के गुरु और मार्गदर्शक थे। तब इनके पुत्र बिंदुसार ने इस साम्राज्य को और दूर तक फैलाया व दक्षिण तक स्थापित किया। जी हाँ, इनके पुत्र बिंदुसार ने इस साम्राज्य को दूर तक फैलाया और दक्षिण तक स्थापित किया। सम्राट अशोक इस साम्राज्य के सबसे बड़े राजा थे। जी हाँ, आपका मगध में जो थे साम्राज्य का सबसे बड़ा राजा कौन था? तो सम्राट अशोक थे। मैंने पिछले कुछ समय पहले बताया कि सम्राट अशोक जो थे सबसे बड़े राजा थे इस साम्राज्य के, जो कि मगध साम्राज्य था। इनका पूरा नाम देवानाम प्रियदर्शी एवं राजा महान सम्राट अशोक था। इन्होंने अपने उपदेश स्तंभ पहाड़ शिलालेख पे लिखाया, जो भारत इतिहास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये लेख ब्राह्मी, ग्रीक, अम्बरिक के पूरे अपने साम्राज्य में अंकित किया और इनके मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य ने इनके पुत्रों ने 2 हिस्सों में बांट कर पूर्व और पश्चिम मौर्य राज्य की तरह राज्य किया। और इस साम्राज्य के अंतिम शासक बृहद्रथ को उनकी ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मारकर वे मगध पे अपना शासन स्थापित किया। हम आगे देखते हैं। सन 240 ए में मगध में उत्पन्न गुप्त साम्राज्य को विज्ञान, गणित, खगोल विज्ञान, वाणिज्य, धर्म और भारतीय दर्शन में भारत का स्वर्ण युग कहा गया। इस वंश के महान राजा समुद्रगुप्त ने इस साम्राज्य को पूरे दक्षिण एशिया में स्थापित किया। इनके पुत्र चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने भारत के सारे विदेशी घुसपैठ को हराकर देश के बाहर किया और आगे इसलिए इन्होंने सकारी की उपाधि दी गई थी। सकारी की उपाधि दी गई थी चंद्रगुप्त मौर्य को। इन्हीं गुप्त राजाओं में से प्रमुख स्कंदगुप्त ने भारत के हुनों का आक्रमण रोका और उन्हें भारत से बाहर भगाया और देश की बाहरी लोगों से रक्षा की। उस समय गुप्त साम्राज्य दुनिया की सबसे बड़ी शक्तिशाली राज्य था और इस राज्य पश्चिम में पर्शिया और बगदाद के पूर्व में बर्मा तक और उत्तर के मध्य एशिया से लेकर दक्षिण में कांचीपुरम तक फैला था और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र था। और इस साम्राज्य का प्रभाव पूरे विश्व में था। रोम, ग्रीस, अरब से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया तक, जो कि मैंने बताया इस कौन सा साम्राज्य, तो मगध का साम्राज्य था। अब आगे देख लेते हैं मध्यकाल। हमने उतने प्राचीन काल के बारे में जाना, अब आगे देख लेते हैं मध्यकाल में। तो मगध में बौद्ध धर्म मुहम्मद बिन बख्तियार खिलजी के आक्रमण की वजह से गिरावट में पड़ गया था। क्योंकि बौद्ध धर्म जो था किसके आक्रमण, तो मुहम्मद बिन बख्तियार खिलजी के आक्रमण की वजह से गिरावट में पड़ गया था, जिसके दौरान कई विहार और नालंदा और विक्रमशिला के प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों को नष्ट कर दिया गया था। और यह दावा किया गया था कि 12वीं शताब्दी के दौरान हजारों बौद्ध भिक्षुओं की हत्या हुई थी। और आगे देख लेते हैं कि डीएन झा सुझाव देते हैं इसके बजाय यह घटनाएं सर्वोच्चता के लिए लड़ाई में बौद्ध ब्राह्मण की झड़पों का परिणाम थी। और 1540 में महान पश्तीस के मुखिया सासाराम के शेरशाह सूरी सम्राट हुमायूं की मुगल सेना को हराकर मुगलों से उत्तर भारत तक ले गए थे और शेरशाह ने अपनी राजधानी दिल्ली की घोषणा की। और 11वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक मिथिला पर विभिन्न स्वदेशी राजवंशों ने शासन किया था। और इनमें से पहला जहां
कर्नाट, अनवर राजवंश, रघुवंशी और अंततः राज दरभंगा के बाद इस अवधि के दौरान मिथिला की राजधानी दरभंगा में स्थानांतरित की गई थी। कहाँ पर? तो मिथिला की राजधानी दरभंगा में स्थानांतरित की गई थी, दरभंगा में। चलिए देख लेते हैं आगे पढ़ते हैं आधुनिक काल। आधुनिक काल के बारे में जानते हैं। 1857 के प्रथम सिपाही विद्रोह में बिहार के बाबू कुंवर सिंह 1857 के प्रथम सिपाही विद्रोह में बिहार के बाबू कुंवर सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब बात आती है कि ये बाबू कुंवर सिंह कौन थे? तो आपका 1857 के प्रथम सिपाही विद्रोह में बिहार के थे बाबू कुंवर सिंह, जो कि उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और 1905 में बंगाल का विभाजन के फलस्वरूप 1905 में बंगाल के विभाजन का फलस्वरूप बिहार नाम का राज्य अस्तित्व में आया और 1936 में उड़ीसा इससे अलग कर दिया गया था। 1936 में उड़ीसा बिहार से अलग कर दिया गया था और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बिहार के चंपारण में विद्रोह को अंग्रेजों के खिलाफ बगावत फैलाने के अग्रगण्य घटनाओं में से एक गिना जाता है। स्वतंत्रता के बाद बिहार का एक और विभाजन हुआ और 15 नवंबर 2000 में झारखंड राज्य को इससे अलग कर दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन में भी बिहार की गहन भूमिका रही थी। तो आपको मैंने अपने इस पार्ट में बताया जो कि आपका बिहार का इतिहास था। और बिहार के इतिहास में हमने जाना कि भारत का पहली बात हमने जाना कि यहाँ भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार 13वां राज्य है। इसी तरह हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट लाइन जाने जो कि बिहार के इतिहास को लेकर था, चाहे वो प्राचीन काल हो, चाहे वो मध्यकालीन हो, चाहे वो आधुनिक काल हो। हम अपने अगले वीडियो में जानेंगे बिहार के जियोग्राफी, जो कि आपका हो गया अपना पहले इतिहास जाना, फिर हम भूगोल जानेंगे जो कि जियोग्राफी है इंग्लिश में। तो हम जियोग्राफी के बारे में जानेंगे अगले वीडियो में। सो थैंक यू एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तैयारी।